हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेशन 18 चल रहा है हमारा, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट्री यूनिट कर रहे हैं और अब तक 3 पार्ट्स हो चुके हैं। ये वीडियो सीरीज का पार्ट 4 होगा, जिसके अंदर हम लोग फॉरेस्ट्री को ही आगे बढ़ाते हुए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे। सिलेबस की बात करें तो हमारा ये फॉरेस्ट्री का सिलेबस है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स करे फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री के, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े, जहां से आपके एग्जाम में सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सिल्वीकल्चर पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ सिल्वीकल्चर से ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों सवाल आएंगे। फॉरेस्ट मेंसुरेशन पढ़ा हम लोगों ने थर्ड पार्ट में, जिसके अंदर हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा। जंगलों से क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से जंगल को मेजर किया जाता है, पेड़ को कैसे मेजर किया जाएगा, वो सब समझने की कोशिश करी थी। पार्ट 4 के अंदर हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, डिस्क्रिप्टिव आने के चांसेस यहाँ से कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधे अपने सिलेबस पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्यों हमें पढ़ना होता है, वो सब हम लोग इसको समझेंगे। और इसको कुछ इसी तरह से करेंगे जिस तरह से डिस्क्रिप्टिव आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोटेक्टिंग, यूटिलाइजिंग एंड रीजनरेशन होता है फॉरेस्ट का। सो दैट वो एक सो दैट वो कॉन्टिन्यूस मैनर में हमें इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स देते रहे, कॉन्टिन्यूस मैनर में भी और सस्टेनेबल बेनिफिट, कॉन्टिन्यूस और सस्टेनेबल मैनर में। एम क्या रहता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का? टू बैलेंस द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द सोसाइटी विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। मॉडर्न फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो होते हैं, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पे यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो होगा उसके कंपैरेटिवली हम लोग उसे प्रोटेक्शन और रीजनरेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। उसके साथ साथ फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन और रीजनरेशन भी देखना होगा। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज होती थी तो उसके अंदर मेनली टिम्बर प्रोडक्शन की हम लोग बात करते थे। बट जब मॉडर्न फॉरेस्ट मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल यूज अप्रोच आ जाती है। इसके अंदर फॉरेस्ट को एक इकोसिस्टम की तरह देखा जाता है, जो कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट देता है, एनवायरमेंटल सर्विसेज देता है, इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटरशेड प्रोटेक्शन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, रिक्रिएशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक साइंटिफिक, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से हम लोग हमारे फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, रीजनरेशन कर रहे हैं। और हमारा इसका एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, और उसके साथ में सस्टेनेबल मैनर में करना है, तो सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करते हैं। सिंपल टर्म्स में बात करें तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द प्लान एंड सिस्टमेटिक यूज ऑफ फॉरेस्ट टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट्स विदाउट एम्पेयरिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। फॉरेस्ट मैनेजमेंट की नीड क्या होती है? नीड ये है कि ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हमारा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अनरेगुलेटेड एक्सप्लॉयटेशन होता रहे तो उससे डिफॉरेस्टेशन होगा, सॉइल इरोजन बढ़ेगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, टिम्बर रिसोर्सेज डिक्लाइन होने लग जाएंगे और एनवायरमेंटल इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या रहता है, एक बैलेंस बना रहेगा यूटिलाइजेशन में भी और कंजर्वेशन में भी। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसलिए भी एसेंशियल है क्योंकि फॉरेस्ट को रीजनरेट होने में सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 8 पेड़ लगाया तो जंगल बन गया अगले साल। सालों का टाइम लगता है फॉरेस्ट को रीजनरेट होने में। ट्रीज हार्वेस्टेड टुडे मे टेक सेवरल डिकेड्स टू मैच्योर अगेन। प्रॉपर प्लानिंग एंड एंश्योरिंग इसलिए जरूरी है, सो दैट हार्वेस्टिंग इज अकम्पनीड बाय रीजनरेशन, सो दैट फॉरेस्ट रिमेन प्रोडक्टिव ओवर द लॉन्ग टर्म। इफेक्टिव मैनेजमेंट से क्या होगा? इफेक्टिव मैनेजमेंट रहेगा तो ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखेगा नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट से, जैसे कि फायर्स, पेस्ट, डिजीज, एनक्रोचमेंट, ओवरग्रेजिंग या इलीगल फेलिंग हो रही है। इट फर्दर सपोर्ट्स रूरल लाइवलीहुड बाय ensuring a continuous supply of timber, fuelwood, fodder and non-timber forest produces। ठीक है, फर्दर रूरल लाइवलीहुड का सपोर्ट भी करते हैं फॉरेस्ट, क्योंकि एक कंटिन्यूस सप्लाई रहेगा टिम्बर का भी, फ्यूलवुड का भी, फॉडर का भी, और जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के? सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज करना है, कि प्रेजेंट डिमांड्स हमारी चलती रहे और साथ साथ फ्यूचर के लिए अवेलेबिलिटी भी बनी रहे। हार्वेस्टिंग को जितना हार्वेस्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमें कुछ एक बैलेंस वे में रीजनरेशन और नेचुरल ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फॉरेस्ट जो होती है वहां पे वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट सीक्स टू कंजर्व दीज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज by protecting habitats, maintaining ecological processes and preventing habitat fragmentation। Improvement of forest productivity रहता है। Scientific management improves the quality and quantity of forest produce। साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्वांटिटी भी मेंटेन रहेगी, थ्रू एप्रोप्रिएट सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, पेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन मेजर्स।
प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल सर्विसेज, फॉरेस्ट हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, सॉइल को कंजर्व करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, फ्लड्स रिड्यूस करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन को स्टोर करते हैं। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ये इकोलॉजिकल सर्विसेज है, ये मेंटेन रहे वाइल मीटिंग इकोनॉमिकल नीड्स, मीटिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो इंश्योर करता है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ टिम्बर रहे, बैम्बू, फ्यूल वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स या बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि इंडस्ट्रीज को या लोकल कम्युनिटीज को चाहिए। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारे रूरल और ट्राइबल लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं उनके लाइवलीहुड्स के लिए। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सस्टेनेबल इनकम जनरेशन while reducing pressure on the natural forest। प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं? सक्सेसफुल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में गाइड करते हैं। जैसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये क्या बोलता है? फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इसी तरह से हमें यूज करना है कि फ्यूचर की नीड्स भी उसके अंदर मीट होती रहे। तो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट डिग्रेडिंग द रिसोर्सेज। रेट ऑफ यूटिलाइजेशन जो है, इट शुड नॉट एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट टू रीजनरेट। प्रिंसिपल ऑफ मल्टी यूज, फॉरेस्ट जो होता है इट शुड बी मैनेज फॉर मल्टीपल पर्पसेस रेदर देन सिंगल ऑब्जेक्टिव। तो टिम्बर प्रोडक्शन के अलावा फॉरेस्ट को हमें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए, वाटरशेड प्रोटेक्शन के लिए, कार्बन स्टोरेज, ग्रेजिंग और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए यूज करना है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन जो होता है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसके थ्रू आपको इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखना है बाय कंजर्विंग सॉइल, वाटर, वाइल्ड लाइफ, जेनेटिक डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन से क्या होगा? लॉन्ग टर्म हेल्थ और रेजिलियंस बनी रहेगी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है? इट दैट मैनेजमेंट डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, फॉरेस्ट इन्वेंटरी, इकोलॉजिकल स्टडीज, रिसर्च फाइंडिंग एंड मॉनिटरिंग रेदर देन रैंडम एक्सप्लॉयटेशन। कि आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, ये नहीं कि अपनी मनमर्जी कुछ भी कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, मॉडर्न फॉरेस्ट्री जो होती है इसमें लोकल कम्युनिटीज को भी हमें इन्वॉल्व करना है, ट्राइबल पॉपुलेशंस को इन्वॉल्व करना है, बाकी स्टेक होल्डर्स को करना है इन प्लानिंग एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है तो उससे कंजर्वेशन बढ़ता है हमारा, और इक्विटेबल शेयरिंग बढ़ती है, इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टिव मैनेजमेंट, अडेप्टिव मैनेजमेंट क्या बोलता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पेस्ट, डिजीज और ह्यूमन एक्टिविटीज। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देयरफॉर इस तरह से रहे, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मॉडिफाइड होनी चाहिए कि जो भी नई इंफॉर्मेशन या चेंजिंग कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। आप आज प्लान बनाओगे, हो सकता है 2 महीने बाद कुछ चेंज आ जाए, मानसून बहुत ज्यादा आ जाए, सूखा बहुत ज्यादा पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा और चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट भी करना पड़ेगा खुद को। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसमें काफी सारे इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है, जैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, फॉरेस्ट रीजनरेशन है, सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस है। बाकी अगली स्लाइड पर है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है? जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को बचा के रखना है। उसमें किस चीजों से बचाना होता है? फॉरेस्ट फायर से बचाना है, इलीगल फेलिंग से बचाना है, एनक्रोचमेंट से बचाना है, ग्रेजिंग से, इंसेक्ट से, डिजीज से, इन्वेटिव स्पीशीज से, या फिर दूसरे जो भी फैक्टर्स फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं उन सब से बचाना है। प्रोटेक्शन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट रीजनरेशन का भी ध्यान रखना है। रीजनरेशन से हमारा क्या मतलब है? कि हमारे नए फॉरेस्ट क्रॉप का स्टैब्लिशमेंट आफ्टर हार्वेस्टिंग और डिस्ट्रक्शन। अब ये नेचुरली भी हो सकता है थ्रू सीड्स एंड कॉपी शूट्स, और आर्टिफिशियल भी किया जा सकता है थ्रू प्लांटिंग एंड डायरेक्ट स्विंग, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कॉन्टिन्यूस रीजनरेशन अगर रहेगा तो इट एंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट। सिल्वीकल्चर ऑपरेशन हमने पीछे पढ़ा भी है, जैसे थिनिंग, प्रूनिंग, वीडिंग, क्लीनिंग या इंप्रूवमेंट फेलिंग हो रही है। दे आर कैरिड आउट टू इंप्रूव ट्रीज ग्रोथ, स्टैंड क्वालिटी और ओवरऑल फॉरेस्ट हेल्थ। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के अंदर क्या है? हार्वेस्टिंग, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन और मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, ये बचे हुए 3 कंपोनेंट्स है। हार्वेस्टिंग के अंदर क्या है? इसे साइंटिफिकली प्लान करना पड़ेगा ताकि एनवायरमेंटल डैमेज हमारा मिनिमाइज हो पाए। कंट्रोल्ड हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी ताकि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रहे, साथ में सॉइल, वाटर और रेसिडुअल वेजिटेशन को प्रोटेक्शन भी मिले। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन के अंदर क्या है कि जो भी रिसोर्सेज है उन्हें एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, वेस्टेज मिनिमाइज करनी है और वैल्यू एडिशन करना है थ्रू बेटर प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडिशन भी करना है ना उसमें, ताकि आपके इनकम जनरेट करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, ये नहीं कि आप जंगल ही काटते रहो। जंगल का जो सामान आपने काट के निकाला है जंगल से, उसको आपको एफिशिएंटली यूज करना है और वेस्टेज को रिड्यूस करना है। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन रहता है तो इकोनॉमिक रिटर्न्स हमारे अच्छे होते हैं विदाउट इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, रेगुलर मॉनिटरिंग रहेगी तो इट हेल्प्स असेस फॉरेस्ट हेल्थ, ग्रोथ, बायोडायवर्सिटी एंड मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज यूज्ड टू इंप्रूव फ्यूचर मैनेजमेंट डिसीजंस। फॉरेस्ट मैनेजमेंट कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात आ जाती है।
प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, सोशल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रेदर देन टिम्बर प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम टिम्बर को प्रोड्यूस करना ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होकर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारा ज्यादा है। सच फॉरेस्ट आर मैनेज टू कंजर्व सॉइल, रेगुलेट वाटर फ्लो, प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। प्रोडक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है उन्हें हम लोग प्राइमरीली टिम्बर, बैम्बू, फ्यूलवुड, पल्पवुड या फिर बाकी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस है उसके लिए हम लोग फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव में हम लोग फॉरेस्ट का आउटपुट नहीं देख रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट का डायरेक्ट मेटीरियलिस्टिक आउटपुट नहीं देख रहे हैं, उसका क्वालिटी देख रहे हैं। और प्रोडक्टिव में हम लोग उसका जो क्वांटिटेटिव आउटपुट चाहिए जिससे हमारा पैसा आ रहा है, टिम्बर, बैम्बू, फ्यूलवुड, पल्पवुड, उसकी बात कर रहे हैं। सोशल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो लोकल कम्युनिटीज है ना उनकी नीड्स का ध्यान रखा जाता है। दिस अप्रोच This approach emphasizes meeting the needs of local communities through programs such as social forestry, farm forestry, agroforestry, community forestry. It aims to reduce pressure on natural forests while improving rural livelihoods. फिर हमारा वाइल्ड लाइफ ओरिएंटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है, मल्टीपल यूज फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है। जो वाइल्ड लाइफ ओरिएंटेड है उसके अंदर हमें वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है हमारे जानवरों के, जीव जंतुओं के, हमें उस पर फोकस करना है। और फिर उसके साथ में क्या होता है, हम लोग वहाँ पे सफारी और टूरिज्म भी अपना बढ़ाते हैं, तो अर्निंग के एवेन्यूज ऑलरेडी वहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे इतनी ढेर सारी जंगल सफारी चलती हैं, इधर दिल्ली के आसपास राजा जी में है, जिम कॉर्बेट में है, सरिस्का में है, रणथंभौर में है। लोग हर साल जाते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए भी, और उससे जो वहाँ पे छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट बन रहे हैं टूरिज्म के, वो भी। मल्टीपल यूज फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है। तो जो मॉडर्न फॉरेस्ट्री है दैट अलाउज दिस अप्रोच। इसके अंदर क्या होगा, तो फॉरेस्ट को साइमल्टेनियसली हम लोग टिम्बर प्रोडक्शन के लिए भी देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए देख रहे हैं, रिक्रिएशन के लिए देख रहे हैं, वाटरशेड प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए भी। इसमें हमने सारे ही यूजेस को एक साथ मिला दिया और मल्टीपल यूज फॉरेस्ट मैनेजमेंट बन गया। आगे आता है इसमें रोल ऑफ फॉरेस्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्या रोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि हमें अपनी प्रेजेंट की नीड्स को इस तरह से यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम लोग रिसोर्सेज खत्म ना करें, कुछ इस तरह से करें कि प्रेजेंट में भी चलता रहे और फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। उसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम लोगों ने पीछे समझा भी कैसे कैसे है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल वेलफेयर को, सो दैट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट स्टेबिलिटी बनी रहे और ह्यूमन वेलबींग के लिए भी स्टेबिलिटी बनी रहे। जैसे सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम लोग करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि जो भी फॉरेस्ट हैं वो अपनी वो अपनी रिजेनरेटिव कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही उन्हें यूटिलाइज किया जाए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना रहे, डिग्रेडेशन ना रहे। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजनरेशन को यूज करते हैं, फॉरेस्ट को फायर से, पेस्ट से, डिजीजेस से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, इलीगल एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी फ्यूचर जनरेशन के लिए बनी रहे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है, फॉरेस्ट हमारे पास इतना रिच इकोसिस्टम है अर्थ पे जो कि वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबियल स्पीशीज को लाइफ देता है, फॉरेस्ट में होते हैं ना, जिंदा होते हैं वो। इफेक्टिव फॉरेस्ट में जो इफेक्टिव फॉरेस्ट में मैनेजमेंट रहता है तो उसमें ये पूरा नेचुरल हैबिटेट कंजर्व किया जाता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे चीता को हम लोग इंडिया में दोबारा से बसा रहे हैं, टाइगर्स हमारे पास कितने कम रह गए थे, अब टाइगर्स में भी ग्रोथ हो रही है। अभी आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो आपको टाइम एंड टाइम कुछ ना कुछ मिलता रहता है ऐसा, जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस मेंटेन रहते हैं। So this contributes to ecosystem resilience and safeguard biodiversity for future generation. Climate change mitigation, फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टोर कर लेता है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ना। एक प्रोसेस होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, जो प्लांट्स हमारे, ट्रीज हमारे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। एटमॉस्फेयर से निकल के, हवा वायु से निकल कर वो प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो फॉरेस्ट की कैपेसिटी है कार्बन सिंक का या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, उसको बढ़ाता है, उसको इंश्योर करता है कि डिफॉरेस्टेशन अगर हुआ, जैसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ज्यादा पेड़ रहेंगे, ज्यादा जंगल रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है, रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है, और जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना है। इससे ग्रीन हाउस गैस का कंसेंट्रेशन कम होगा और जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है वो मिटिगेट होने लग जाएंगे। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, सॉइल वाटर कंजर्वेशन के अंदर क्या आ जाता है, जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है हमारा वो सॉइल इरोजन से रोकता है, सॉइल को इरोजन से रोकता है, रेनफॉल का इम्पैक्ट कम होता है उसकी वजह से। जो
जो सॉइल पार्टिकल्स की बाइंडिंग है वो स्ट्रांग होती है थ्रू एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। फॉरेस्ट इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी रेगुलेट करता है बाय प्रमोटिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मेंटेनिंग स्ट्रीम फ्लो, रिड्यूसिंग फ्लड्स एंड इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी। प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट रहेगा, देयरफॉर दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंजर्विंग बोथ सॉइल भी और वाटर रिसोर्सेज भी। सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये चीज भी इंश्योर होती है कि जो टिम्बर वुड है, फ्यूल वुड है, बैम्बू है, मेडिसिनल प्लांट्स है, जो भी हमारा फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है उसकी कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी रहे, इंक्लूडिंग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। लाइवलीहुड सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट आता है, तो बहुत सारी हमारी रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो डायरेक्टली फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है, चाहे उनका एम्प्लॉयमेंट हो, फूड हो, फ्यूल हो, फॉर्डर हो, या मेडिसिन या इनकम हो। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग कर रहा है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, तो वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी एनकरेज करता है, और जैसे सोशल फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री है इस तरह के प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है। ये इनिशिएटिव रूरल लाइवलीहुड्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं, और जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनके ऊपर जो बर्डन जा रहा होता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करने का, वो बर्डन भी कम होने लग जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो फॉरेस्ट्री सेक्टर है वो हमारे नेशनल और रीजनल इकोनॉमीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। पहला, यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे पेपर के लिए, प्लाईवुड के लिए, फर्नीचर के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए। इसके अलावा टूरिज्म भी जनरेट होता है, यहाँ पे टूरिज्म जनरेट होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं। एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई रहती है रिसोर्सेज की, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, इको टूरिज्म प्रमोट करता है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, हेल्दी फॉरेस्ट जो होते हैं वो लोकल और रीजनल क्लाइमेट को काफी ज्यादा रेगुलेट करके रखते हैं, एयर प्योरीफाई करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं, पॉलिनेटर्स को सपोर्ट करते हैं, और वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट देते हैं। तो बाय कंजर्विंग दीज इकोलॉजिकल फंक्शन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वन वे और द अदर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो मॉडर्न फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, दे एम्फसाइज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, इंडिजीनियस पीपल या बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज हैं वो सोशल फॉरेस्ट्री से लेके अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तक पहुंच गई हैं, दैट एनकरेजेस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंजर्वेशन आउटकम भी इंप्रूव हो जाता है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होता है। Then achievement of national and global environmental goals. Sustainable forest management further supports the implementation of national forest policies and contributes to international commitments related to biodiversity conservation, climate change mitigation, land degradation, neutrality, sustainable development, और अब तो कार्बन क्रेडिट वाला और आ गया है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी, पर्टिकुलरली those related to climate action, life on land, clean water, poverty reduction and सस्टेनेबल कम्युनिटीज। ये सारा आप लोगों को रीड जरूर करना पड़ेगा, और अगेन मैं बोल रहा हूँ लिख कर नोट्स जरूर बनाने हैं आप लोगों को। चैलेंजेस क्या है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, क्या क्या चैलेंजेस है? डिस्पाइट साइंटिफिक एडवांसेस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट फेसेस सेवरल चैलेंजेस, जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिमांड फॉर लैंड, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है, या फॉरेस्ट हैबिटेट्स के फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहे हैं। फिर इलीगल लॉगिंग, फॉरेस्ट फायर्स, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज फर्दर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को थ्रेटन करते हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ट्रेन पर्सनल्स की कमी है हमारे पास, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग है। फिर कंजर्वेशन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बीच में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जंगल काटा, पेड़ काटे और हाईवे निकाल दिए। Not against anything, not supporting anything, because as a faculty my job is only to present facts, है ना? तो हम सिर्फ अपने फैक्ट्स, अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन कैसा भी कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्योंकि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ट्रेन पर्संस की कमी है, फिर हमारे पास कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आपको कुछ हद तक डेवलपमेंट करना है तो फॉरेस्ट आपके हटेंगे, कुछ हद तक आपको फॉरेस्ट बचाना है तो डेवलपमेंट रुकेगा। तो दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है फिलहाल के लिए। इस सब की वजह से भी जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस कम होती है। इन चैलेंजेस को अगर एड्रेस कर लेंगे तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीगल एनफोर्समेंट चाहिए, लीगल एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट वर्ड है इसमें की जो इंपॉर्टेंट है, पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि रिमोट सेंसिंग या फिर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। फॉरेस्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन रहता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है, फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है, फॉरेस्ट रीजनरेशन बढ़ेगा, इट प्रोटेक्ट सॉइल वाटर एंड क्लाइमेट, सपोर्ट्स लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
रिड्यूसेस फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल रिस्क। सारी चीजें आपको पीछे भी पढ़ाई हुई हैं, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ रीड करना है, रीड करने का काम आप लोगों का है। एक एक दो दो लाइन में लिखा है क्योंकि सब कुछ हमने पीछे पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। फिर बात आती है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें हम लोग मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कुछ इस तरह से करते हैं जो उनकी बायोडाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी, रीजनरेशन कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फंक्शंस को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करके रखता है। एसएफएम शॉर्ट में बोलते हैं। इंटीग्रेट्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इट emphasizes long term conservation of biodiversity, wildlife habitat, soil fertility, water resources, ecosystem services. सस्टेनेबल मैनेजमेंट हमारा एफिशिएंट, एथिकल और साइंटिफिकली रेगुलेटेड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रमोट करता है ताकि हमारी प्रेजेंट जनरेशन को भी वो मिलता रहे और फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। एसएफएम एनकरेजेस स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड अडेप्टिव मैनेजमेंट। एसएफएम के लिए टूल्स क्या होते हैं? फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन करने होते हैं, जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल होता है एफएससी, और प्रोग्राम होता है प्रोग्राम फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन पीईएफसी। दो चीजें एफएससी और पीईएफसी। ये एक रेस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल टिम्बर प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज हुई, जीआईएस, जीपीएस, लिडार हुआ या फिर ड्रोन सपोर्ट हुआ, इसके थ्रू हम लोग कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, मैपिंग और इवेल्यूएशन करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। फॉरेस्ट इन्वेंट्रीज हम बना रहे हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग की जा रही है इन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हुआ, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हुई, जिसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो वो ये सब कुछ भी सस्टेनेबल फॉरेस्ट गवर्नेंस को, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन करता है, फर्दर उसको और सपोर्ट करता है। लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च होती है जो एक एडिशनल सपोर्ट देगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक। इंडिकेटर्स क्या हैं एसएफएम के? इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें फॉरेस्ट कवर हो गया, रीजनरेशन सक्सेस हो गई, स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गई, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हो गई या फिर इकोसिस्टम की हेल्थ हो गई। जो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी है, तो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर जो होंगे वो ग्रोइंग स्टॉक के बारे में बताएंगे, इंक्रीमेंट, बायोमास, कार्बन स्टॉक, हार्वेस्टिंग लेवल। ये सारे इंडिकेटर्स जो है फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करेंगे। सॉइल एंड वाटर इंडिकेटर्स होते हैं जो कि सॉइल के इरोजन को असेस करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को देखेंगे, वाटरशेड की कंडीशंस को देखेंगे, वाटर क्वालिटी को देखेंगे। ये सब कुछ सॉइल और वाटर इंडिकेटर असेसमेंट के थ्रू होता है। फिर हमारे पास आते हैं सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नाम से ही पता चलता है, सोशल और इकोनॉमिक चीजों को कंसीडर करते हैं, जैसे लाइवलीहुड जनरेशन, फॉरेस्ट में कितना ज्यादा लाइवलीहुड जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, बेनिफिट शेयरिंग कितने ज़्यादा हो रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है या नहीं है तो कितना ज़्यादा है, कितना होना चाहिए, और स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। फिर इंस्टीट्यूशनल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि गवर्नेंस को देखेंगे, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे, लीगल कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, और मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को देखेंगे। अगर इन सारे इंडिकेटर्स की हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, है ना, तो ये इंडिकेटर्स असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस बताते हैं और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप देते हैं। फिर बात आती है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, जो कि इस यूनिट का ही सेकंड पार्ट है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक का ही सेकंड पार्ट है। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स हमारी फॉरेस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है टू द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसका एम क्या रहता है? इसका एम रहता है टू एंश्योर दैट फॉरेस्ट कंटिन्यू टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट्स टू सोसाइटी। ठीक है, फॉरेस्ट मैक्सिमम बेनिफिट सोसाइटी को देते रहें और अपनी इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी और प्रोडक्टिविटी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मेंटेन करके रखें। अब जो कन्वेंशनल इकोनॉमी की हम लोग जब बात करते थे, ट्रेडिशनली जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है हमारा, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करता है। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स जो होता है वो भी उसी सब तरह से चलेगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट की बात करती है। दिस डिसिप्लिन हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स, फॉरेस्ट मैनेजर्स, इंडस्ट्रियल और लोकल कम्युनिटीज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये एक बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करता है। आपको अपने जंगल भी बचाने हैं, आपको डेवलपमेंट भी करना है, आपको ग्रोथ भी चाहिए, तो आंसर इज द फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। कि जंगलों को किस तरह से यूटिलाइज करना है, जंगल डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं कर रहे हैं, जंगल के सही तरीके से यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में भी यूज हो और फ्यूचर तक वो जंगल बचा रहे, खत्म ना हो जाए। Forest economics is the branch of applied economics that deals with the economic aspect of the production, protection, management, conservation, utilization and valuation of forest resources. ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरेस्ट
फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सिंपल वर्ड में बात करें तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि कैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हम लोग एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं टू ऑब्टेन मैक्सिमम इकोनॉमिक इकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स विदाउट डिग्रेडिंग द रिसोर्स बेस से यहाँ पे मतलब है जो हमारा जंगल है। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की नीड क्यों पड़ी है? क्योंकि हमारे पास ग्रोइंग प्रेशर हो रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर, है ना। और ये ग्रोइंग प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम लोगों का। इस सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। जब फॉरेस्ट पे बर्डन बढ़ेगा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फॉरेस्ट को किस तरह से कंजर्व रखना है। फॉरेस्ट लैंड तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना, और डिमांड जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की या इकोसिस्टम सर्विसेज की वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। देयरफॉर यूज ऑफ फॉरेस्ट जो होगा दैट शुड बी साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स जो होगा एक ऐसा फ्रेमवर्क देगा कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव देखे जाएंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, और जो बेस्ट बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे मल्टीपल ऑप्शन में से सिर्फ उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। इट एम्फसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर सर्विसेज हैं जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया, वाटरशेड प्रोटेक्शन हो गया, ये भी जरूरी है और इनके लिए कोई मार्केट प्लेस नहीं है। ये ह्यूमन वेलबींग के लिए जरूरी है, तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो गया। फॉरेस्ट को कंजर्व इसलिए भी करना है क्योंकि वो इस तरह की सर्विसेज देते हैं जिसको आप पैसों में नहीं तोल सकते हो। The discipline also supports government planning by helping estimate the economic contribution of forestry. फॉरेस्ट्री से कितना पैसा आ रहा है उसके थ्रू गवर्नमेंट भी अपना फर्दर प्लान को देख सकती है कि नेशनल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, रूरल लाइवलीहुड और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में जंगलों का क्या रोल है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की, ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही होता है टू एंश्योर दैट फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन अ मैनर दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स विदाउट impairing their capacity to regenerate and support ecological processes. Another important objective क्या है? To promote sustainable utilization of forest resources so that present needs are met without compromising the ability of future generations to meet their own requirement. सस्टेनेबल मैनेजमेंट हमारे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और नेचुरल रीजनरेशन के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का एम ये भी है टू improve the efficiency of forest production by minimizing wastage and encouraging scientific harvesting, transportation, processing and marketing of forest produce। इसके लिए कौन सी कोऑपरेटिव फेडरेशन काम करती है? उसका नाम है ट्राइफेड। ट्राइफेड इसी चीज में काम करती है। An equally important objective is the conservation of biodiversity and ecosystem services. Forest numerous benefits देती है that supports agriculture, water resources, wildlife and climate stability. इन values को हम समझ पाएंगे so that economic decision जो है ecological consideration को ignore ना करें। क्यों? क्योंकि ecological considerations को आप monetary terms में या फिर numerical terms में measure नहीं कर सकते हो। So this discipline further seeks to improve livelihood of forest dependent communities। क्यों? क्योंकि उन्हें सस्टेनेबल इनकम जनरेशन का ऑप्शन मिलते हैं फ्रॉम टिम्बर से और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, while ensuring equitable distribution of benefits। स्कोप क्या है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का आगे? द स्कोप सिंपली सेज इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ टिम्बर, है ना। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स हमारी सिर्फ प्रोडक्शन और सेल ऑफ टिम्बर तक नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। जैसे और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है विद द फॉरेस्ट एंड द रिसोर्सेज, जैसे इट कवर्स इकोनॉमिक्स ऑफ फॉरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग। ये जो एक्टिविटीज हैं दीज डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे बैम्बू हुआ, केन हुआ, मेडिसिनल प्लांट्स हुए, गम, रेजिन, लाख, हनी, तेंदुलीफ, ये सब कुछ। एंड दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रूरल एम्प्लॉयमेंट और ट्राइबल लाइवलीहुड्स। एक और इंपॉर्टेंट एरिया है इज द वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। अब जो मॉडर्न फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स आ गई है, इट रिकॉग्नाइजेस कि जो भी फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है उसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की हमने बात करी, वाटरशेड प्रोटेक्शन की बात करी, सॉइल कंजर्वेशन की, एयर प्योरिफिकेशन की, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज की। अब इन सारी सर्विसेज को मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू है। तो दिस डिसिप्लिन ऑल्सो एग्जामिन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, फॉरेस्ट forest legislations, community participation, afforestation program, conservation initiatives, and the role of forests in the national and global environmental issues। हिंदी इंग्लिश नहीं करूंगा, जो समझाने वाला पॉइंट है वो मैं जरूर समझा रहा हूँ, बाकी सिर्फ रीडिंग सा हो रहा है। तो आई वांट कि आप लोग भी रीड करें। अगर मैं आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूँ तो आप लोग अपने लिए तो रीड कर ही सकते हैं। कोशिश करिए जो चीज नहीं समझ आए, जो पॉइंट नहीं समझ आए, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे साथ टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है नाबार्ड GRA करके, और ये टेलीग्राम पे ग्रुप है नाबार्ड ग्रेड ए।
इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं करा। हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। अब इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की? फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का जब इतना कुछ कर लिया तो इंपॉर्टेंस भी हम लोग समझ सकते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स आते हैं सब सोसाइटी के लिए। सबसे पहली चीज तो यही है कि साइंटिफिक प्लानिंग होती है फॉरेस्ट की, है ना, कि फॉरेस्ट जो है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे एफिशिएंटली यूज करना है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज को कैसे प्रायोरिटीज करना है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक नीड। द डिसिप्लिन contributes to economic development by promoting sustainable production of timber and non-timber forest products। ठीक है, अभी जो टिम्बर या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट्स है, ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी है? जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गई, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, फर्नीचर है, फार्मास्यूटिकल्स है। ये हैविली डिपेंड करते हैं इकोनॉमिकली मैनेज फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या होता है? फॉरेस्ट, हमारा जो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है वो हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को भी स्ट्रेंथन करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इकोसिस्टम को सर्विसेज दे रहा है, जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में नहीं तोल पा रहे हैं, तो हमें ये तो पता है ना कि वो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। फिर चाहे वो कार्बन सिंक का रोल हुआ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हुआ, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट हुआ, तो दिस एनकरेजेस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में इन्वेस्ट करे रेदर देन कि फॉरेस्ट को सिर्फ एक टिम्बर का सोर्स समझे। टिम्बर के अलावा फॉरेस्ट में और बहुत कुछ है। दिस डिसिप्लिन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो डायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं फॉर फ्यूल, वुड, फॉडर, फूड, मेडिसिन एंड एम्प्लॉयमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो रहता है वो उनके लाइवलीहुड को भी इंप्रूव करने में काम करता है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे प्रेशर भी कम करता है। ग्लोबल लेवल पर बात करें तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बाय प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और कंजर्वेशन ऑफ कार्बन रिच फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट में हम लोग इकोनॉमी पढ़ ही रहे हैं तो इसमें हम लोग तीन फाइनेंशियल एनालिसिस वाली टर्म्स की बात करेंगे। जैसे सबसे पहली है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। मतलब फ्यूचर में हमें क्या आउटपुट मिलेगा, कितना आउटपुट मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, है ना, और जितना हम लोगों ने ऑलरेडी खर्च कर दिया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया, दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी इनकॉर्पोरेट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, recognizing that money received today has greater value than the same amount received in the future. Since forestry projects involve long rotation period and delayed returns, NPV जो होता है नो नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर इवेल्युएटिंग देयर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। क्योंकि ये तो फ्यूचर पे, अब जंगल का ऐसा तो है नहीं कि हम 2 साल 3 साल की बात कर रहे हैं, हम तो 10 साल 15 साल 20 साल बाद की बात कर रहे हैं। एनपीवी अगर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है कि जो जो प्रोजेक्ट है वो हमें ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। नेगेटिव होता है, दैट मीन्स कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। इस एनपीवी को हम लोग वाइडली यूज करते हैं फॉर कंपेयरिंग ऑल्टरनेटिव प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स, एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन्वेस्टमेंट और एग्रोसिस्टम इन्वेस्टमेंट्स। एक्यूरेसी किस चीज पे डिपेंड करेगी? कि हम लोग कितना अच्छा रिलायबल एस्टिमेट दे रहे हैं कॉस्ट का, बेनिफिट्स का, रोटेशन एज का और सिलेक्टेड डिस्काउंट रेट का। इन चीजों पे हमारा एनपीवी डिपेंड करता है। फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है आईआरआर। आईआरआर वो डिस्काउंट रेट होता है एट विच एनपीवी ऑफ अ फॉरेस्ट्री इन्वेस्टमेंट बिकम जीरो। जहां पर एनपीवी जो होता है फॉरेस्ट्री इन्वेस्टमेंट का वो जीरो हो जाएगा, वो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। इट रिप्रेजेंट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ओवर इट्स एंटायर लाइफ। ठीक है, वो एनुअल रिटर्न जो कि थ्रू आउट द लाइफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जिसका आईआरआर हाई है, इट इज कंसिडर्ड मोर प्रॉफिटेबल एंड फाइनेंशियली अट्रैक्टिव विद द लोअर आईआरआर। फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो कि इकोनॉमिकली कंसिडर किए जाते हैं वो सिर्फ तभी किए जाएंगे व्हेन द आईआरआर exceeds the prevailing market interest rate or the minimum acceptable rate of return. IRR enables comparison of different forestry projects जिनमें different investment cost होती है, different rotation period होता है, तो एक तरह से उनका comparative analysis हमें मिल जाता है। It is widely used in evaluating plantations, agroforestry projects, watershed development and forest-based industries. IRR या IRR जो होता है, it is further या इट शुड बी इंटरप्रेटेड अलॉन्ग विद एनपीवी। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंडिकेटर्स मिलकर एक ज्यादा रिलायबल असेसमेंट देंगे प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का। फिर आता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, इसे हम लोग बीसीआर बोलते हैं। जो प्रेजेंट वैल्यू है टोटल बेनिफिट्स की टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, तो उसका जो रेशियो हुआ वो हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बोलते हैं कि कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं, कितना कॉस्ट लग रहा है, दोनों का रेशियो ले लिया, दैट इज इक्विवेलेंट एंड दैट इज इक्वल टू बेनिफिट कॉस्ट रेशियो।
It measures the economic efficiency of an investment by comparing the value of expected return with the required expenditure. हमारा कितना रिटर्न आ रहा है, कितना इन्वेस्ट करने पे, कितना खर्चा करने पे, तो उससे हम किसी भी इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमिक एफिशिएंसी देख सकते हैं। जहां पे बीसीआर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा होने का क्या मतलब है कि जो रिटर्न है वो हमारे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। इट इंडिकेट दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स एक्सीड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, तो प्रोजेक्ट हमारा इकोनॉमिकली डिजायरेबल होगा। अगर बीसीआर हमारा इक्वल टू वन है, इक्वल टू वन होने का मतलब है कि बेनिफिट और कॉस्ट इक्वल है, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। बीसीआर अगर वन से कम है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट जो है उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न कम है, तो प्रोजेक्ट हमारा अनवायबल हो जाएगा। बीसीआर हम लोग तब बात करते हैं जब मल्टीपल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होती है। इसकी हेल्प से गवर्नमेंट या इन्वेस्टर जो होते हैं वो एफोरेस्टेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं, कंजर्व करते हैं और फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल नाबार्ड GRA या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप नाबार्ड ग्रेड ए, यहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों के डाउट है वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री शुरू करेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ JFM करेंगे। उसके बाद हम लोगों का सिलेबस फॉर द टाइमिंग ये वाली यूनिट हम लोग होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि जब ISFR आएगी उसके बाद उसे दोबारा करा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।